हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोका सिविल IAS एकेडमी में। हम आज ARO की एक लंबे अरसे के बाद, कितने वर्षों के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद आज फिर से हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी कुछ दिनों पूर्व, जहाँ पे आपको ARO की तैयारी के लिए। और आज हम आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था शब्द, सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके शब्द की सार्थकता को जान लेना या उस शब्द को अर्थ को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे जो शब्द है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था, कैसे राज्य व्यवस्था का स्वरूप बदलता रहा हमारे भारत में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्या इसके पूर्व हमारे भारतीय समाज में या भारत में राज्य व्यवस्थाएं नहीं थी, उनका स्वरूप बदला, इनके स्वरूप में निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं, जब कबीलाई समुदाय था तो उसमें भी व्यवस्थाएं थीं। व्यवस्थाएं कैसी थी? धार्मिक व्यवस्थाएं थीं, आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, और उन्हीं के अनुरूप उनके मुखिया के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई जाती थी। तो केवल यह कह देना कि एक साम्राज्यवादी शासन के आने के बाद ही हमारे देश में एक संविधान का विकास हुआ, या संविधान यानी सबके लिए एक समान विधान, ऐसा तो नहीं था। समान विधान तो नहीं थे, लेकिन विधान थे, और उन विधानों में, या यूँ कहें कि उनके स्वरूप में जो राज्य व्यवस्था थी, उनका स्वरूप निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। और जो पहली जो बात थी, राज्य व्यवस्था, यानी राज्य व्यवस्था क्या होती है कि किसी भी सरकार हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई एक भूभाग हो, उस पे उसके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिस प्रकार से शासन या प्रशासन की व्यवस्था अपनाई जाती है, वही उस राज्य की या उस भूभाग का वह व्यवस्था कहलाती है, या भू व्यवस्था हो सकती है, या वो उस राज्य की उस भूभाग का राज व्यवस्था कही जाती है। ठीक है, तो यह हो गई राज व्यवस्था। अब भारतीय राज व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले शब्द आता है संविधान। संविधान क्या है? हम समझते हैं कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, सबसे पहले संविधान शब्द किसने कहा, तो इसके बारे में काफ़ी देखते हैं कि संविधान शब्द जो है, जो संविधान है, वह देखते हैं तो इसका अगर हम शब्द की व्यापकता को समझते हैं तो संविधान मतलब होता है संविधान, यानी कि संविधान यानी सभी के लिए एक समान विधान हो, एक समान कानून हो। और यह किसी भी देश के लिए, जो देश लोकतांत्रिक हैं, प्रजातांत्रिक हैं, उनके लिए, उस देश के लिए संविधान होना अति आवश्यक, एक आवश्यक शर्त है कि वहाँ की विधान व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ का तंत्र कैसा होगा, वह किस प्रकार से हम गवर्नेंस करेंगे, किस प्रकार से हम वहाँ पे शासन करेंगे। तो एक तरीके से वो जो शासन व्यवस्था है वो उस देश की संविधान कहलाई, उस देश की संविधान होती है। देखते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक ब्रिटिश नागरिक थे, सर हेनरी मैन, उन्होंने संविधान शब्द के बारे में बताया, संविधान शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। दूसरा, संविधान शब्द जो है, जो इंग्लिश का जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूटर यानी लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विधियों का निर्माण करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटर यानी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है विधियों का निर्माण करना। जो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुआ, जो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, कॉन्स्टिट्यूटर से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूटर से क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि विधियों का निर्माण करना। ठीक है, विधियों का निर्माण करना। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही हमारे देश की, संविधान की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। तो जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो पहला ये कि संविधान क्या है, इसके बारे में चर्चा हो गई। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार बताया, हम लोगों ने चर्चा की उस पर कि संविधान क्या है। तो हमने बताया कि किसी भी देश में उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप जो शासन करने की व्यवस्था होती है वही उस देश की राज व्यवस्था कहलाती है। वही व्यवस्था हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको हम भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। इस राज व्यवस्था को, इस व्यवस्था को
चलाने के लिए, शासन करने के लिए हमने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किया। हमारे भारत में आधुनिक जो माना जाता है, जो संविधान के प्रेरणा के रूप में माना जाता है, जिन्होंने संविधान के बारे में सोचा कि हमारे देश में भी संविधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक ऐसा विधान हो जो सभी के लिए समान हो, समानता की बात करे। किस प्रकार की समानता की बात करे? आर्थिक समानता की बात करे, राजनीतिक समानता की बात करे, अवसर की समानता की बात करे। कि इसके लिए सबसे पहले M.N. रॉय ने यह विचार प्रतिपादित किया और उनको माना जाता है कि भारतीय संविधान के प्रेरणा के रूप में उनको माना जाता है। तो भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम प्रयास देखने को मिलता है ये था। और यह कह देना कि संविधान, क्या संविधान एक राजनीतिक क्रांति का केवल परिणाम स्वरूप था? जी नहीं, केवल राजनीतिक परिणाम का स्वरूप नहीं था। जो हमारा संविधान है वह उस देश के, हमारे देश के जो नागरिक हैं, नागरिकों के विश्वास एवं उनकी आकांक्षाओं की एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंबित करता है। हमारा संविधान जो है हमारे देश के नागरिकों के विश्वास और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। तो ऐसा है हमारा संविधान है, जहाँ पे हमारे संविधान में यह बातें की गई जो बताया आपको। और अगला देखते हैं। अब आते हैं, देखिए कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या था, क्या विशेषताएं थी। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं था, अपितु यह क्रमिक विकास रहा। अब हम आते हैं संवैधानिक विकास। संविधान क्या है हमने बताया। अब आते हैं दूसरी चीज की, भारत में संवैधानिक का विकास क्रम क्या रहा। विकास क्रम के रूप में हम इसको उसके प्रकृति को देखते हैं तो उसको दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। पहला जो है कंपनी नियम है जो 1773 से 1858 तक है। दूसरा क्राउन रूल है जो 1859 से 1947 तक माना जाता है। तो क्या माइन्यूट अंतर थे, क्या वो अंतर था? तो हम बताएं भारतीय संविधान जो है वह यह कह देना कि क्षणिक है, निर्माण एक क्षणिक है, नहीं। भारतीय संविधान एक क्रमिक विकास है, एक लंबा विकास है। भारतीय संविधान एक लंबा विकास है, उसका एक लंबा विकास है, क्रमिक विकास है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कंपनी के नियमों के अनुसार जो भारतीय साम्राज्यवादी सरकारों ने हमारे ऊपर थोपा। और यही फर्क है आज के संविधान में, वर्तमान संविधान के स्वरूप में और तब के संविधान के स्वरूप में। फर्क क्या है कि वो साम्राज्यवादी सरकारों द्वारा थोपी गई व्यवस्था थी, लेकिन आज जो है वो संविधान जो है वो थोपी गई व्यवस्था नहीं। मैंने अभी बताया कि वो हमारे देश के नागरिकों का विश्वास है और उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है जो हमारे संविधान में झलकता है, वो संविधान में देखने को मिलता है। तब के संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी। जो भी नियम कानून आते थे वो जबरदस्ती के छोपे गए थे, एक साम्राज्यवादी सरकारों की थोपी गई नीतियां थीं, जिसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। और इन अधिनियमों के माध्यम से सरकार की विविध रूपाएं निरीक्षित होती हैं। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, 1786 का चार्टर एक्ट आया, 1813 का आया, 1833 आया, 1853 आया। इसके पूर्व अब बात करते हैं कंपनी नियम या कंपनी का शासन। तो पहला शब्द आता है कंपनी। कंपनी थी क्या? पहली बात हम करते हैं कि कंपनी थी क्या। आइए देखते हैं, पहली बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे कि कंपनी क्या थी। जो पहला शब्द आया है, इस शब्द की व्यापकता को समझते हैं कि कंपनी क्या थी। यह कंपनी जो थी एक ईस्ट इंडीज कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो अभी इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे पहला 1600 का राजलेख 1600 का चार्टर अधिनियम भी कहते हैं या राजलेख कहते हैं। 1600 के राजलेख के माध्यम से कंपनी की स्थापना होती। कंपनी की स्थापना कैसे होती? क्योंकि मैंने कहा कंपनी नियम यानी वहां के ब्रिटिश संसद के माध्यम से कंपनी यहाँ पे क्या करती थी? शासन करती थी। तो कंपनी पहले क्या करने आई थी? कंपनी का स्वरूप कैसा था, कंपनी के प्रमुख कार्य क्या थे, इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बातें करते हैं। तो बातें समझने में थोड़ा आसानी होगी अगर हम इसके क्रम को देखेंगे और क्रम से जानने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कि हमको समझने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, देखते हैं राजलेख के माध्यम से क्या हुआ। 1600 ईस्वी में लगभग 1599 में 1599 में इंग्लैंड के एक व्यापारी का ग्रुप, एक बड़ा व्यापारी ग्रुप लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, देख लेते हैं कौन था, यह जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछता रहते हैं, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में ये एलिजाबेथ प्रथम से मिले, वहाँ की महारानी, वहाँ की विक्टोरिया से।
तो वहाँ पे मिलने के बाद इन्होंने पूर्वी देशों से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, प्रथम बार 15 वर्षों के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट लिया, वहाँ से एक राजाज्ञा प्राप्त की। वह राजाज्ञा कैसे प्राप्त होती है, किस अधिनियम के माध्यम से, प्रश्न बनते हैं। तो 1600 के राजा लेख के माध्यम से कंपनी अस्तित्व में आई। क्योंकि हमने कहा कि जैसे संविधान के जो क्रमिक विकास को, उसके प्रकृति को देखते हुए इसे दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने कहा एक कंपनी नियम, दूसरे को हमने बताया क्राउड रूल। लेकिन यह प्रश्न आता है कि यह कंपनी थी कौन, यह कंपनी था कौन, है ना। प्रश्न आना चाहिए ये मन में, एक कौतूहल का विषय कि कंपनी कौन थी, कंपनी का शासन कैसे था हमारे देश में। तो हम बताते हैं कि कंपनी की जो स्थापना हुई, जो कंपनी के रूल का शुरुआत हुई, वह संविधान का एक क्रमिक विकास जो हुआ वह 1600 के राजा लेख के माध्यम से सन 1599 के दिसंबर 1599 में एक कंपनी के व्यापार कंपनी स्थापित करने के लिए एक व्यापारी ग्रुप लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों पे क्या करता है, व्यापार हेतु क्या करता है, एक राजा लेख प्राप्त करता है, एक चार्टर लेता है और वो क्या करता है, पूर्वी देशों से व्यापार हेतु निकलता है। और यहीं से जो भारत में है कंपनी की स्थापना होती है, आप देखते हैं, और कंपनी नियम की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं कंपनी नियम। तो कंपनी नियम का जो पहला था वो हमने बताया आपको 1600 का राजा लेख के माध्यम से क्या हुआ, 1600 के राजा लेख के माध्यम से एक कंपनी के एक इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, उनका एक व्यापारिक समूह, वो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 15 वर्षों के लिए, प्रथम बार जो महारानी ने दिया उनको, वह 15 वर्षों के राजाज्ञा के माध्यम से उन्होंने क्या किया, पूर्वी देशों पे व्यापार के लिए राजाज्ञा प्राप्त की। और इसी के साथ भारत में कंपनी का आगमन हुआ, हम देखते हैं, और कंपनी की स्थापना हुई इसी राजा लेख के माध्यम से। और यहीं से कंपनी जो है शासन करना शुरू करती है, यहीं से कंपनी की अस्तित्व, यानी कंपनी अस्तित्व में आती है भारत में। कहीं ना कहीं कंपनी का अस्तित्व अगर देखते हैं हम भारत में, तो 1600 राजा लेख के माध्यम से ही भारत में कंपनी का अस्तित्व आता है, यानी कंपनी अस्तित्व में आती है। अब देखते हैं कि कंपनी ने कैसे कैसे रूल किया, कौन कौन से कानून आए, कैसे कैसे। तो जो प्रथम हम देखते हैं वह 1600 आया, दूसरा था 1726 का राजा लेख, चार्टर अधिनियम या राजलेख। चार्टर अधिनियम यह क्या कहता था, क्या था इसमें विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। 1726 का जो चार्टर अधिनियम आया, देखते हैं उसको। जो 1726 का राजा लेख आया, भारत में जो प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसी प्रेसिडेंसियों को राज्यपालों तथा उनके परिषदों के अधीन कर दिया गया, उन्हें कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्या हुआ 1726 के चार्टर अधिलेख के माध्यम से हम देखते हैं। तो 1726 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो भारत की प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों में उनको क्या मिल गया, राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल एवं उनके परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1726 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से प्रश्न बनता है कि क्या हुआ, कब भारत में प्रथम प्रेसिडेंसियों पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि 1726 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत में जो है, भारत की जो प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, कौन थी, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, इन प्रेसिडेंसियों में राज्यपाल एवं उनकी परिषद के माध्यम से उनको एक कानून बनाने का नियम, उनको एक कानून बनाना के अधिकार प्राप्त हुआ 1726 के माध्यम से। और विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और उसकी जो प्रमुख थी वो कहाँ स्थित था, इंग्लैंड में ही था। जो निदेशक मंडल होता था, जिसके निर्देश के कानून बनाना था, विधि निर्माण करना था, उसका निदेशक मंडल कहाँ स्थित था, इंग्लैंड में स्थित था। और 1600 में हमने बताया आपको कि 15 वर्षों के लिए मिला ही था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? ये बहुत ही प्रमुख संवैधानिक विकास क्रम में एक, यूं कहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि 1773 के माध्यम से ही भारत में सर्वप्रथम एक न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आप देखते हैं कि 1773 के माध्यम से ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1773 के माध्यम से ही।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके पहले हमने आपको 1600 का राजलेख के माध्यम से क्या हुआ, 1726 के राजा लेख के माध्यम से क्या हुआ, इसमें हमने 2 जोड़ दिए, क्योंकि यहीं से कंपनी के नियम की शुरुआत होती है, कंपनी अस्तित्व में आती है। और अब हम देखते हैं कि कंपनी के द्वारा कितने वर्षों तक और क्या क्या चला। तो उसमें प्रमुखता से 1600 का राजलेख था, जो हमने अभी आपके सामने विस्तार पूर्वक उसका आपको बताया, समझाने का प्रयास किया। दूसरा हमने 2726 का राजलेख बताया, और तीसरा जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। चौथा आप देखेंगे कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, क्या थी, क्या विशेषताएं थी। इसके बाद देखते हैं जब 1857 की क्रांति के पश्चात यह बात समझ में आ गई, लगभग यह बात ब्रिटिश को समझ में आ गई कि यदि हमको भारत में शासन करना है, अगर हमको भारत में लंबे वर्षों तक बने रहना है, तो हमें अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। वह नीतियाँ कैसी थी, उन्होंने यह बात भी समझ ली कि यदि यह जो 1757 की क्रांति संपन्न हुई है, उसमें देखते हैं हम कि एक बहुत बड़े रूप में देखते हैं, एक बड़े स्वरूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखा वर्ग और इससे कहीं ना कहीं कुछ जो राजव्यवस्था, जो राजा थे वो काफ़ी बाहर रहे, इससे छूते रहे। लेकिन उन्होंने एक बात समझ लिया, ये ब्रिटिश की बात में समझ में आ गई कि अगर भारत के हिंदू मुसलमान ये दोनों अगर मिलके एक साथ रहे तो यह तय है कि हम लंबे समय तक भारत में नहीं रह पाएंगे। इसलिए महारानी ने इस चीज़ को समझते हुए भारत में क्राउन रूल की स्थापना हुई। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंपनी नियम क्या थे, कंपनी थी क्या, ऐसे ही फिर क्राउन कौन था, क्राउन था कौन, क्राउन मतलब इंग्लैंड, ठीक है। तो अभी तक तो क्राउन ही था, लेकिन क्राउन के माध्यम से कंपनी चलती थी, कंपनी अपना नियम स्थापित, लेकिन यहाँ पे अब क्राउन सीधे सीधे स्थापित करने लगी। वो नियम उनके ब्रिटेन के संसद से आते थे और जिसको यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट के माध्यम से इसको फॉलो अप करवाना अब आरंभ हुआ, और यह कंपनी के सारे अधिकार समाप्त करते हुए अपने हाथ में, क्राउन के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। कब? 1858 के साथ। जैसे ही भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, इसी के साथ भारत में कंपनी की शासन की समाप्ति के साथ क्राउन का शासन शुरुआत हो जाती है, क्राउन के शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें प्रमुख थे भारत सरकार अधिनियम 1858, जो गलतियां हो रही थी, जो भ्रष्टाचार कंपनी के माध्यम से थी, जो कंपनी भारत में लोगों को वो विश्वास दिलाने में अक्षम थी, वह उन सभी कमियों को दूर करने के लिए, भारतीय लोगों को अपने हित में करने के लिए, भारतीय लोगों की वो चीज़ समझने के लिए उन्होंने पहली बार जितने भी एक्ट आए थे उनकी कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार अधिनियम पूछता है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि पहला क्राउन रूल कौन सा था, पहला भारतीय क्राउन रूल कौन सा था। तो इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दिया जा सकता है, भारत सरकार या भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या था? काउंसिल कैसी थी, उन काउंसिल में जो मेंबर होते थे वो कौन कौन होते थे, कितने भारतीय होते थे, कितने कंपनी के द्वारा चुने जाते थे और कितने क्राउन के रहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम देखेंगे, क्या 61 में कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, तथा फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया, फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। और यही भारत के, इसीलिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि भारतीय संविधान कोई एक राजनीतिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राप्त नहीं हुई है, यह एक लंबा और क्रमिक विकास है। यह विगत यह मान लेना कि केवल 2 वर्ष 11 माह में 18 दिन में बनकर तैयार नहीं, यह ठीक है, वह एक दस्तावेज था, वह एक मात्र वैधानिक दस्तावेज के रूप में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। लेकिन अगर इसके क्रम की बात करेंगे तो यह वट वृक्षों की भांति इसकी जड़ें इस भारत की धरा में बहुत गहराई में है, बहुत क्रमिक विकास, एक लंबा विकास के बाद हमें जाके फिर भारतीय संविधान प्राप्त हुआ, और जिसके माध्यम से हमारे यहाँ राज किया जाता है, शासन किया जाता है, शासन की प्रणाली है, और हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है। और हम यह देखते हैं कि जो लंबा क्रमिक विकास रहा, ये जो क्रमिक विकास है भारतीय संविधान का, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में भी, जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें भी देखने को मिलता है। और
हमारे लोकतंत्र पे भी इसका एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप देखेंगे हमारा जो लोकतांत्रिक स्वरूप था, जो डेमोक्रेटिक था, उसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं इसका भी बहुत सारे नियम मिलते हैं। जैसे यह आप देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, आज भी जो भारत में जो कानून है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है CRPC, वह कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलता है कि उसी सरकार द्वारा जो क्राउन रूल के द्वारा लाए गए थे, उसमें कुछ प्रमुख संशोधन के साथ उसको भारतीय संविधान में अपना लिया गया। एक बड़ा भाग देखने को मिलता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 आपको देखने को वर्तमान संविधान में मिलेगा। तो यह कह देना कि केवल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। उसका क्रमिक विकास जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमारे वर्तमान स्वरूप पे आप देखेंगे तो एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक बड़ा भाग हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख संशोधनों के साथ अपना लिया गया। तो और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। अब आइए देखते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किए, क्या क्या विकास थे। आइए देखते हैं क्या प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके पहले हमने आपको 1600 की चर्चा कर दी थी, 1726 की भी कर दी थी। अब आते हैं 1773 में क्या प्रमुख प्रावधान हुए। पहला प्रावधान क्या हुआ, गवर्नर जनरल की सहायता है। तो हम यहां देखते हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद अस्तित्व में आती है। इसके पहले भी 1600 में भी एक परिषद नियुक्त की गई थी जो वहां पे कंपनी का कार्यभार देख रही थी। और यहां पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल की सहायता हेतु जो यहां पे कंपनी का शासन स्थापित करता, जो कंपनी के नियमों को पालन करवाता था, अनुपालन करवाता, जो प्रमुख होता था गवर्नर जनरल, वह गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 1773 में देखते हैं कि उसकी 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद बनाई जाती है, एक काउंसिल बनाई जाती है। उस काउंसिल के जो 4 सदस्य होते हैं वो जॉर्ज मॉनसन होते हैं, फिलिपिस फ्रांसिस होते हैं, जॉन केल्विन और रिचर्ड बारवेल होते हैं। इन लोगों की नियुक्ति होती है एक परिषद के रूप में, जो क्या करते हैं, गवर्नर जनरल की मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति का या परिषद का अध्यक्ष गठन होता है, जिसके प्रमुख सदस्य क्या थे, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन केल्विन और रिचर्ड बारवेल। यह प्रश्न यहां से इनके नामों का नहीं बनता, लेकिन यह है कि किस एक्ट के माध्यम से प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से पहली बार गवर्नर जनरल की सहायता है तो परिषद का निर्माण हुआ। तो आपको उत्तर देना है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद नियुक्त हुई। वह परिषद का कार्य क्या था, वह परिषद कितनी सदस्यीय थी, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो वह परिषद 4 सदस्यीय थी। वह परिषद कैसी थी, 4 सदस्य होते थे जो प्रमुख रूप से क्या करते थे, गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। और जो प्रेसिडेंसियां थी भारत में वह बंगाल के अधीन कर दी गई। जितनी भी प्रेसिडेंसियां भारत में थी वो प्रमुख रूप से बंगाल के अधीन कर दी गई। कौन कौन सी प्रेसिडेंसियां थी, हमने आपसे बात की, बंबई, मद्रास, यह सारी प्रेसिडेंसियां अब किसके अधीन हो गई, बंगाल के अधीन हो गई। और बंगाल का गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह इन प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाए। या किस प्रेसिडेंसी में हमने बात किया था आपको, 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने आपको बताया था कि यह अधिकार था कि यह क्या करे, राज्यपाल अपने माध्यम से, गवर्नर जनरल अपने परिषद के माध्यम से क्या करे, कानून बना सकता था, अस्तित्व में आ गई थी। हमने यह बात किया था पूर्व में आपसे। और यहां पे फिर क्या किया गया, और प्रेसिडेंसियों को, जितनी प्रेसिडेंसियां थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और भारत में इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत में न्यायालय की स्थापना की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ न्याय के लिए कोई प्रावधान नहीं था, थे। हम देखते हैं अपने यहाँ जब मध्यकाल में देख लें, चाहे प्राचीन भारत में देख लें, तो न्याय की व्यवस्था थी। लेकिन वो न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, वो पूरी तरीके से राजा के एवं उनके मंत्रिमंडल के अधीन होती थी, उनके विवेक के अनुसार होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था थी नहीं, व्यवस्थाएं थीं, लेकिन उस व्यवस्थाओं के स्वरूप में निरंतर बदलाव। यहां पे मैंने पहले ही कहा आपको कि राज व्यवस्थाएं थी। किसी भी भूभाग का या किसी भी देश की राज व्यवस्था में परिवर्तन होता है। राज व्यवस्थाएं थी, जब भी अस्तित्व में आ जाता है कोई भी चीज, कोई भी समुदाय जब अस्तित्व में आता है तो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर वहां पे राज किया जाता है, शासन किया जाता है। उसी आधार पर न्यायिक थी, हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली भी थी, लेकिन वह उतनी नहीं थी जितना सक्षम यहाँ पे शायद आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बार जो उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना या अस्तित्व आया भारत में, वह हम देखते हैं कि कब हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में यह अस्तित्व में आया। उच्चतम न्यायालय भारत में क्या आया, अस्तित्व में आया। और इसके जो पहले सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किए गए वह कौन थे, एलिजा एम्पे। यह प्रश्न बनता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, एलिजा एम्पे। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया, एलिजा एम्पे के। तथा उसके अन्य न्यायाधीश भी थे, कौन कौन थे, हाइट्सर थे, चैम्बर थे और लिमिस्टर। यह 3 न्यायाधीश, उनकी सहायता है। जैसे आज हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का आप संगठन देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसकी कुछ क्या होते हैं, उसके अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, कुछ समितियां होती हैं, कुछ उसके वो होते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी अन्य न्यायाधीश थे जिनमें प्रमुख रूप से हाइट, चैम्बर और लिमिस्टर थे। लेकिन इसमें आपको प्रमुखता से क्या देखना है, इसमें आपको क्या याद करने की जरूरत है, प्रमुख है मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। यहीं से प्रश्न बनता है जैसे मैंने आपको बताया। और देखते हैं और क्या प्रावधान हुआ। मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और यह स्थापित कहाँ हुआ, कलकत्ता में। सर्वप्रथम कहां पे स्थापित हुआ, कलकत्ता में स्थापित हुआ। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम कहां स्थापित हुआ, कलकत्ता में स्थापित हुआ। ठीक है, और प्रमुख प्रावधान था, उसको देख लेते हैं क्या था प्रमुख प्रावधान। एक और प्रमुख प्रावधान था, वह क्या था, प्रमुख प्रावधान यह था कि अब तक जो गवर्नर होता था, बंगाल का जो गवर्नर होता था, वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा, नाम भी बदल गया। इसमें एक प्रमुख प्रावधान था जो हम आपको बताना भूल गए थे कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, इसके पूर्व क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर अब इस एक्ट के आने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इस अधिनियम के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद जो प्रमुख प्रावधान थे वो हमने बताया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद नियुक्त हुई। तो यहाँ पे अब तक बंगाल का गवर्नर होता था, अब बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। और यह पहला जो था बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग। जो कौन था, वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह भी प्रश्न बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह प्रश्न बन सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और ये इसी एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रश्न, कई तमाम प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एक ही टॉपिक से। यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने जाने लगा। तो उसका उत्तर आपको दे देगा रेगुलेटिंग एक्ट 1726, रेगुलेटिंग एक्ट या दे सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1935, और आपको दे सकता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपको क्या लगाना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से जो प्रमुख प्रावधान था वह यह था कि बंगाल का गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। और जो यह पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। और इसमें यही प्रमुख प्रावधान में हमने बताया, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 वो चीजें थी। और अब आते हैं कि 1773 के माध्यम से हमने बताया कि 1774 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है, कलकत्ता में होती है। एक न्यायाधीश है एलिजा एम्पे, और उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो भी हमने बताया, हाइट, चैम्बर और लिमिस्टर साहब थे। और हमारे देश में कब इसकी स्थापना हुई, कब संघीय न्यायालय के रूप में हो गया यह सर्वोच्च न्यायालय, कब संघीय न्यायालय के रूप में हो गया, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। फिर जब हम भारत शासन अधिनियम 1935 बताएंगे आपको, तो उसमें पूरे विस्तृत रूप से इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे इस चीज पे। लेकिन आज देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 को यह सर्वोच्च
न्यायालय का स्वरूप बदलकर कैसा हो गया, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कैसे न्यायालय की स्थापना होती है? अब भारत को देखो, संघ की बात की जा रही, पहले रियासतें थी, प्रेसिडेंसियां थी, और अब क्या बात हो रही, एक संघ या कहें कि एक फेडरल की बात हो रही है, यूनियन की बात शुरू हो गई कि संघीय न्यायालय हो गया। यानी हमारे भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया, 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ, अब उसका स्वरूप बदल गया और अब वो कैसा हो गया, एक संघीय न्यायालय के रूप में हो गया, यूनियन कोर्ट के माध्यम से हो गया, और उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को होती। और जो आधुनिक है, जो आज हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, हमारे वर्तमान में है, वह क्या है, आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ, आधुनिक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की अगर बात करेगा तो हम क्या बताएं, संघीय न्यायालय की पूछेगा तो 1937 में, किस एक्ट के माध्यम से, 1935 के माध्यम से। कौन सी 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से पहली बार भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में होती है। दूसरी प्रश्न आता है कि जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जो आज वर्तमान स्वरूप हमारे है। ठीक है, इस पे बात हो गई। अब हम पूछते हैं आपसे, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पहला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, यह प्रश्न बनता है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जुड़ने की कोशिश करिए। और हमारी क्लास लगभग आधे घंटे से शुरुआत है और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सीखें, क्योंकि यहाँ पे हम एक छोटी सी बात, आपको एक घटना बताना चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब जब लड़ रहे थे अश्वेतों के लिए दक्षिण अफ्रीका में, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, तो उनसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि सर, अगर ये युद्ध आप हार गए तो क्या होगा, आप लड़ रहे हैं और आप ये युद्ध हार गए तो क्या होगा। उन्होंने कहा बड़ी सहजता से, बड़े सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने कहा कि हम युद्ध हारेंगे नहीं। उन्होंने कहा क्यों सर, हारेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम युद्ध हारेंगे नहीं। क्यों नहीं हारेंगे? क्योंकि हम या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। तो इस भाव से हमें इस बैच में आना है कि या तो हम जीतेंगे या तो सीखेंगे, हारेंगे नहीं। यह उनकी सोच थी और इसी सोच के साथ आप इस बैच के साथ जुड़िए, हम चाहते हैं। और देखिए, तमाम कठिनाइयां हर किसी के जीवन में रहती हैं, आपके जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है। और कठिनाइयां हैं तो यह बताता है कि हम जीवित हैं, इस पृथ्वी पे हम हैं तो जीवित हैं। संघर्ष ही होना चाहिए, और जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना महान संघर्ष होगा, वो उतना ही बड़ी महानता प्राप्त करता है। आप देखेंगे ऐसे महान व्यक्तियों को, उन्होंने जो सामाजिक परंपराएं थी, कुरीतियां थी, उनके विरुद्ध खड़े हुए, उनके हाथ भी जले। हाथ जलने का तात्पर्य उनको समाज में अपेक्षाएं झेलनी पड़ी, समाज के तमाम उनके बुराइयां हुई, लेकिन फिर भी वो अडिग रहे, लड़े। जो लड़े वो उन्होंने ही कुछ प्राप्त किया। और इसके लिए एक छोटी सी कविता आपको बताना चाह सकता हूँ, जयशंकर प्रसाद की, जिन्होंने कहा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या, वह पथिक कुशलता क्या, जिसके राहों में बिखरे सूल न हो, पथ पे बिखरे सूल न हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी, अगर हमारे अनुकूल हो, सब कुछ हमारे अनुकूल हो तो सब कुछ करना आसान है, वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जब प्रतिकूल स्थितियां हो तो हमें और भी सुंदर काम करना पड़ता है। हमें हीरे की भांति निखरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। और कैसा मेहनत करेंगे? मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें स्मार्ट वर्क करेंगे। हमारी पूरी टीम के साथ आप जुड़िए, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रयासरत है कि आपको सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हों। यही हमारा उद्देश्य है, हमारी पूरे बैच का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने प्रश्न पूछा था आपसे, बहुत सारे लोग जहां तक हम देख पा रहे हैं कि कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने पूछा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था। और जहां तक हम कमेंट में देख पा रहे हैं कि लगभग 30% लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। जी हाँ, H.J. कानिया पहले हमारे जो स्वतंत्र भारत के जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, वो H.J. कानिया साहब थे। ठीक है, और यह प्रश्न कई बार बनता है। और आइए आगे हम देखते हैं, अगला संशोधन देखते हैं।
अब 1773 के बाद जो प्रमुख रहा वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखते हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो कानून आते थे ब्रिटिश संसद से, जो कानून आते थे उनमें बदला, वो कानून इसलिए आते थे कि पूर्व में जो कानूनों में, जो अधिनियमों में जो कमियां थीं, जो भ्रष्टाचार थे, उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता था, उसके लिए संसदीय समिति बैठती थी और उस पर विचार विमर्श करके एक नया कानून, एक नया अधिनियम क्या करती थी, बनाती थी। तो जो दूसरा प्रमुख था वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के बाद भारत में आया। और देखिए, इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों करने के लिए दूर लिया गया। उसका नाम क्या था? इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर पड़ा, जो तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अब यह भी बन सकता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया, अस्तित्व में आया, क्यों आया? क्योंकि जो 1773 में जो उस एक्ट में जो कमियां थीं, उन कमियों को, उन व्याप्त जो कमियां थीं उनको दूर करने हेतु 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये पिट्स किसके नाम पे पड़ा? यह प्रमुख है, तो आप विलियम पिट्स कौन थे? विलियम पिट, इन्हीं के नाम पे यह कानून बना। पिट्स क्यों बना या कौन थे? उस समय के 1784 के यह तत्कालीन क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। यह प्रश्न बन सकता है कि पिट्स इंडिया, देखिए जब उसको समझने की कोशिश करें, हम अगर समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं अधिनियम को ही अगर समझा जाए ठीक से, अगर हम उनके अर्थों को ठीक ढंग से ग्रहण करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझने में और आसानी हो जाती है। और उसी आसानी हम वही चीज़, आप वही विषय वस्तु आपको आसान करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 क्यों आया? मैंने बताया कि 1773 में जो कमियां व्याप्त थी उन कमियों को दूर करने के लिए आया। पिट्स कौन थे? विलियम पिट्स के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्या प्रभाव था पिट्स का? क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। हम देखते हैं 1784 में क्या थे? प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। इन्हीं के नाम पे उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। क्या प्रमुख प्रावधान थे? वो प्रमुख प्रावधान थे, पहला मामला था कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। वह क्या चाहते थे कि सरकार जो है, कंपनी के जो मामले थे, कंपनी निरंकुश हो रही थी, कंपनी में तमाम बुराइयां व्याप्त हो रही थी, तमाम भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको उन्होंने कहा कि यह इस पे और लगाम लगाई जाए। उस लगाम को लगाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया और उसने क्या किया कि कंपनी के मामले जो हों उसमें अत्यधिक कहाँ का हो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्राउन का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। बढ़ाना चाहते थे वो क्राउन, तो वो उन्होंने क्या किया कि जो सरकारी नियंत्रण थे उनमें वृद्धि कर दिया, उनके कार्यों में क्या किया, दखल अंदाजी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं देखने को मिले तो उनके ऊपर एक कार्रवाई के रूप में यह कार्य किया गया कि कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में क्या किया गया, वृद्धि कर दी गई। दूसरा देखते हैं, कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, इन दो कार्यों को बांट दिया गया, कार्यों का पृथकीकरण हुआ। कंपनी अब तक कंपनी के राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले दोनों देखती थी। अब क्या किया गया, उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया। पृथककरण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। उसमें प्रथम क्या हुआ, एक राजनीतिक कारण और दूसरा क्या बनाया गया, व्यापारिक कार्य। अब राजनीतिक कार्य कौन देखेगा, उसके लिए क्या किया गया कि प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड किया गया। नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक निकाय का गठन किया गया। क्या गठन किया गया? अब वह कौन बोर्ड होगा जो राजनीतिक कार्य देखेगा, वह नियंत्रण बोर्ड होगा जो राजनीतिक कार्य देखेगा। और व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, निदेशक मंडल। दो कार्य हुए, कौन हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यहीं से आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखने को मिलता है, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखने को आपको मिला। अब क्या देखने को मिला, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ, यानी नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल का हुआ। उनके कार्यों को बांट दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो व्यापारिक कार्य देखेगा, न कि राजनीतिक कार्य।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या काम दिया गया, निदेशक मंडल को, कि उसके अधीक्षण की अनुमति में व्यापारिक कार्य आगे कंपनी करेगी। यानी मैंने क्या कहा आपको यही बताया कि कंपनी जो है, कंपनी के मामले में जो अब सरकार है वह क्या करने लगी, पूर्णतः हस्तक्षेप करने लगी। मैंने कहा कि क्योंकि कंपनी में तमाम बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी, उसको दूर करने हैं तो उन्होंने क्या किया, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी। और वह वृद्धि किस रूप में देखने को हमें मिली कि कंपनी ने दो कार्यों में बांट दिया, एक राजनीतिक एक व्यापारिक, कार्यों का पृथकीकरण हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ। दो बोर्डों का गठन हुआ, दो निकायों का गठन हुआ। प्रबंध के लिए, प्रबंधन के लिए, राजनीतिक प्रबंधन है तो किसका निर्माण हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई और निदेशक मंडल की स्थापना हुई यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यह क्या कार्य देखेगा, व्यापारिक कार्य देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आया, 1786 का चार्टर एक्ट आया, यानी फिर क्या है, राजलेख आया। अब वो राजलेख क्या था, चार्टर एक्ट 1786 को देखते हैं। अब गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी उसको क्या मिल गया, अब तक उसको परिषद की बातें मानने के लिए वह बाध्यकारी था, लेकिन चार्टर एक्ट उसको राजलेख प्राप्त हुआ। उस राजाज्ञा के बाद उसको यह पावर मिल गया गवर्नर जनरल को कि अब वह अपनी विशेष परिस्थितियों में, यानी यह कहा जा सकता है आपात उपबंध की भी बात की जा सकती है यहाँ पे। जैसे हमारे भारत में आपात स्थिति में किसके पास सारे पावर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही यहां राष्ट्रपति की भूमिका कौन निर्वहन कर रहा था, गवर्नर जनरल। यह विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का इसके पास क्या हो गया, पावर हो गया। आपात में जैसे अध्यादेश जारी होता है उसी प्रकार से इस विशेष परिस्थितियों में अगर कोई निर्णय आया, लेकिन वहां पे पावर था, वहां पे संसद के रूप में कौन था, ब्रिटिश थी, वहां पे ब्रिटिश संसद था। परंतु यहाँ पे जो परिषद काम करती थी वह संसद थी, यहाँ परिषद के रूप में काम करती थी। अब तक वह बाध्य था, लेकिन वह हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हुआ कि विशेष परिस्थितियों में अब परिषद क्या कर सकती थी, परिषद के जो निर्णय थे वह उसको बदलने का पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया, जो वर्तमान स्वरूप में हमारे यहाँ राष्ट्रपति आपात उपबंध में अध्यादेश जारी करता है। उसी प्रकार से या विशेष परिस्थितियों में भी अध्यादेश जारी किया जाता है, उसी प्रकार से गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति स्वयं नहीं कर सकता, विवेक की शक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि संसद के आधार पर किया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, उसके विवेकीय शक्ति पे पूरी तरह से क्या था, निर्भर था। और वह विवेकीय शक्ति से क्या कर सकता था, परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और अपने निर्णय को लागू करा सकता था। यह अधिकार उसको दे दिया गया। अब प्रश्न बनता है कि यहां से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा राजालेख था जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह परिषद के निर्णय को रद्द कर सकती है और स्वयं के निर्णय को लागू कर सकती थी। तो वह कौन सा राजलेख था, 1786 का था। ठीक है, कौन सा था, इसमें प्रमुख यही थे, कुछ यही प्रमुख प्रावधान थे और तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बनते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, और देखते हैं उसके बाद क्या आया, चार्टर एक्ट 1813 आया। जो कब आया, 1813 क्या आया, उसके प्रमुख कार्य क्या थे उसको जानते हैं। और यह कंपनी का शासन ही चल रहा है भारतीय संविधान के विकासिक क्रम में, अभी हम कंपनी के शासन को ही पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान क्या हुए। पहली बार इसमें जो प्रमुख है, जो आपको एग्जामों में पूछता है, वह यह था कि प्रथम बार शिक्षा पर प्रावधान कब किया गया था, शिक्षा पे पैसे खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो प्रमुखता से आपका उत्तर होना चाहिए चार्टर एक्ट 1813। यही वो एक्ट है जिसके माध्यम से पहली बार भारतीयों की शिक्षा पे बजट में यह पैसा आया कि भारतीय शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का पावर, यह अधिकार मिला, यह अधिकार आया, यह पहला नियम आया जो कि चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से पहली बार यह अस्तित्व में आया कि भारतीय शिक्षा पे एक वर्ष में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरी चीज क्या आई, दूसरा प्रमुख क्या था, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई। देखिए कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई। यह
प्रथम बार शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, क्या तात्पर्य था? क्या वो भारतीय शिक्षा को, इसकी मूल भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। यह एक भ्रामक भ्रांति है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आया तो जरूर कि प्रथम बार शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन वह किसके लिए चाहती थी? हमारी मूल भाषा से हमको दूर ले जाना चाहती थी, हमारी संस्कृतियों से हमें दूर ले जाना चाहती थी, जिसका परिणाम आज हम देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप आज भी हमको देखने को मिलता है। एक अजीब सी दौर है हमारे देश में कि बिल्कुल भी जैसे अपनी भाषा को हम भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। आज भी देखिए एक अजीब सी साजिश है हमारे देश में हो रही है, केवल अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, भाषा के रूप में इसका महत्व है, भाषा के रूप में इस पर बात की जा सकती है, लेकिन यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह हमारी सभ्यता नहीं है, यह हमारी परंपरा नहीं। तो इसलिए यह हमें केवल व केवल एक तरीके से कहा जाए तो ये भ्रमित करने के लिए, मैंने कहा ना, पहले ही कहा आपको कि कंपनी अब भारत में क्या करना चाह रही थी, लंबे वर्षों तक बना रहना चाहती थी। कंपनी अब पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी थी। कंपनी व्यापार के लिए आई थी, व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए आई थी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण, उसका कार्य केवल व्यापारिक नहीं रह गया। वह राजनीतिक भी हस्तक्षेप कर रही थी, वह आर्थिक हस्तक्षेप भी कर रही थी, वह धार्मिक हस्तक्षेप भी कर रही थी, या यह कहे कि 1813 के माध्यम से भारत में पहली बार धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में भारत में ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई। यह कहीं ना कहीं पहली बार भारतीय धार्मिक हस्तक्षेप देखने को अगर मिलता है तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से देखने को आपको मिलेगा, जहां पे हमारी भारत में धार्मिक हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के माध्यम से शुरुआत कर दी गई। तीसरी चीज देखते हैं, कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी के एकाधिकार थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब क्या रह गया, केवल चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार पूर्ववत चलते रहे। एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया कि कंपनी के अब एकाधिकार छीन लिए गए कि नहीं, अब आप जो व्यापार था, व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए कि अब आपके पास व्यापार का अधिकार नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा। लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार थे वह अभी भी पूर्ववत की भांति बने रहे। ठीक है, फिर से हम बताते हैं चार्टर एक्ट, एक बार आपको बता देते हैं कि चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अंग्रेजों को दिखाई दी। वह यह था कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई और शिक्षा पे प्रथम बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। वह भारतीय शिक्षा पे नहीं बल्कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, अपनी भाषा का विस्तारवादी, मतलब ये तो थे ही साम्राज्यवादी। हमने पहले ही बात की कि साम्राज्यवादी ताकतें थीं और इन्होंने कहीं ना कहीं इस साम्राज्यवाद के रूप में भारत में पहली बार धार्मिक हस्तक्षेप देखने को मिला। वो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से मिला। चलिए आगे देखते हैं। और एक राजा लेख आया, चार्टर एक्ट 1833। यह बहुत ही प्रमुख रहा। इस माध्यम से कहीं ना कहीं प्रशासन में हमको थोड़ी सी स्थान मिला। यह इसका जो प्रमुख प्रावधान था वह हम देखते हैं कि इस चार्टर के माध्यम से हमको भारतीय लोगों को जो प्रशासन में है कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ, इसलिए भी गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश का जो प्रथम, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेटिक। जो प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बना वह कौन बना, लॉर्ड विलियम बेटिक। और पूछे कि भारत का बंगाल का गवर्नर, पहले बोला कि बंगाल का गवर्नर क्या कहलाने लगा, आपको याद होगा कि वह क्या कहलाने लगा था, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाया। फिर हम आगे आते देखते हैं तो 1833 में अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिक था। और कंपनी के जो अब एकाधिकार थे, व्यापारिक एकाधिकार, वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। 1813 में आपने देखा क्या क्या चल रहा था, चाय का व्यापार और चीन के साथ पूर्ववत बने थे, परंतु अब 1833 में चाय, चीन और हर प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार 1833 के माध्यम से, राजलेख के माध्यम से पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। अब क्या कर दिया गया, भारतवासियों को देखते हैं कि अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना। मैंने आपको बताया। और प्रमुख क्या था, प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। क्या गठित किया गया, प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। यह भी एक प्रमुख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप देखते हैं यह 1833 भारतीय
संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट रहा, राजा लेख रहा। यह राज लेख के माध्यम से कंपनी का व्यापाराधिकार जो था वो पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और आप देखते हैं कि भारतीयों को पहली बार किसी भी अधिनियम में भारतीयों की पहली बार उसके प्रशासन में कुछ हिस्सा, संपूर्ण नहीं, कुछ हिस्सा तनिक मात्र लेना संभव हुआ। चलिए जैसे भी कर कुछ तो मिला, कुछ जो पहली बार मिला वो यहाँ देखने को मिलता है। और प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। यह प्रश्न बनता है कि किस राजा लेख के माध्यम से या किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना हुई? तो आप बताएंगे 1833 के राजलेख के माध्यम से, चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत में क्या हुआ? पहली विधि आयोग की स्थापना हुई। किसके अध्यक्षता में हुई? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। और कौन था पहला गवर्नर जनरल? विलियम बेटिक। कौन था? विलियम बेटिक। चलिए शेष क्लास आप कल, और हमें आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको अच्छा रिस्पांस है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।